Hello everyone, this is Shabaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE Class 9 History, Chapter 1, The French Revolution. Today we are going to study about the abolition of slavery. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़े थे और कौन से डेट में कौन सा घटना घटा ये हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने कहा था कि इसको आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, इन सब में जो है काम आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी का किस प्रकार से ख़त्म हुआ, खात्मा किस प्रकार से हुआ, दास प्रथा का किस प्रकार से खात्मा होता है। देयर वॉज ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। कह रहा है कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो है एक स्लेव का व्यापार हो रहा था, ट्रायंगल जैसा। ओके, इन द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं सदी में क्या होता है कि फ्रांस के स्लेवरी में क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। नो लॉज वे पास अगेंस्ट इट, कोई भी लॉ इसके खिलाफ जो है पास नहीं किया गया। यानी फ्रांस में जो है वो स्लेवरी के मामले में वो कुछ अपना मनमानी कर रहा था, लेकिन इस पे जो है कोई भी नियम कानून नहीं बना। इट वाज इन 1794 डैट द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स। तो 1794 में क्या होता है कि कन्वेंशन जो है ये लोग स्लेव को, सारे स्लेव्स को ये लोग क्या कि फ्री कर दिए। बट 10 years लेटर स्लेवरी वाज री इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। लेकिन क्या होता है 10 साल के बाद नेपोलियन फिर से इन सारे स्लेवरी सिस्टम को वापस ले आता है। इट वाज फाइनली इन 1848 दैट स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रेंच कॉलोनीज में क्या हो गया, 1848 में फाइनली स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है कुछ टॉपिक देखा। सबसे पहले तो ये देखा कि स्लेवरी जो सिस्टम चल रहा था वो ट्रायंगल के रूप में चल रहा था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। 18th सेंचुरी में क्या होता है कि फ्रांस में जो है वो स्लेवरी सिस्टम पे बहुत ही क्रिटिसाइज़ हुआ, लेकिन फिर भी जो है कोई भी लॉ नहीं बनाया गया। 1794 में क्या होता है कि स्लेवरी सिस्टम को फ्रांस से ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन 10 साल के बाद फिर से जो है नेपोलियन इसको री इंट्रोड्यूस कर देता है। ओके, और फिर क्या होता है फाइनली जो है 1848 में जो है फ्रांस से स्लेवरी सिस्टम टोटली ख़त्म हो जाता है। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब हम लोग देखते हैं रिवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ के बारे में। मतलब एक तरफ तो रिवोल्यूशन भी चल रहा है और लोगों का दैनिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ ये हम लोग देखते हैं। The years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. 1789 जब फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1789 में फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें क्या हो गया था कि मेन, वेमेन और चिल्ड्रन सबके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया था। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थे, यानी ऐसे गवर्नमेंट जो रेवोल्यूशन को पसंद करते थे, ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग जो अपने ऊपर ही एक नियम बना दिया और उस नियम में क्या किया, उन लोगों ने लिबर्टी और इक्वलिटी, यहाँ पे 2 वर्ड दिया है। ओके, एक दिया लिबर्टी और एक दिया है इक्वलिटी। इन दोनों के जो आइडियल्स थे उसने क्या किया, अपने डेली लाइफ में उसको ले लिया। यानी लोग जो है डेली ऐसा काम करे जिससे उनको लिबर्टी और इक्वलिटी याद रहे। इस वर्ड को जो है वो डेली लाइफ में लोगों के सामने लाकर रख दिए। वन इम्पॉर्टेंट लॉ डैट केम इनटू इफेक्ट वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सबसे पहला एक जो है बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया, वो क्या था, इन्होंने सेंसरशिप को हटा दिया। अब सेंसरशिप क्या होता है, तो सेंसरशिप जो है वो चीज़ होता है जिसमें जैसे न्यूज़पेपर वाले हो, उनको जो है कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। ठीक है, जैसे हम लोग जो है कभी कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंसर लिखा होता है। ओके, तो कभी कोई आपत्तिजनक बात होता है तो उसमें क्या होता है, सेंसर लिखा रहता है। तो मतलब क्या है कि सरकार, यस,
सरकार की जो संस्था है उन्होंने इसको जो है अनुमति नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है उसमें सेंसरशिप लग जाता है। तो इसलिए कह रहा है क्या कि उस समय जो है जो भी लेखक थे उनको कोई बुक लिखने के लिए, कोई पोएम लिखने के लिए, कोई ड्रामा लिखने के लिए या फिर न्यूज़ लिखने के लिए, ये सारे चीज़ के लिए उनको कोई अगर खबर छापनी पड़ती थी तो इसके लिए पहले जो है राजा से या सरकार से पहले पूछना पड़ता था। ओके, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। तो इन्होंने क्या किया, पहला एक लॉ ये बना दिया कि सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। तो कह रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे अहम हथियार क्या था, वो था लिबर्टी और एक डेमोक्रेटिक राइट्स। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century। और ये चीज़ जो है फ्रांस वालों ने इन दो वर्ड को जन्म दिया, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को। लेकिन 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में क्या होता है, ये दो वर्ड जो है फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में फैल गए, ठीक है। पूरे यूरोप में जो है फ्रांस की ये दो बातें फैल गई। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोगों ने इससे पहले जो है हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के पढ़े कि नेपोलियन बोनापार्ट को जो है ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया इन लोगों ने मिल करके उसे हराया था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है। अब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं शुरू से। इन 1804 नेपोलियन क्रोन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में क्या होता है, नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित करता है, राजा घोषित करता है। ही सेट आउट टू कन्क्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज possessing dynastic and creating kingdoms where he placed members of his family। ये क्या करता है, अपने पड़ोसी देश के फ्रांस के जो आसपास के जो भी देश थे उसमें क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये क्या करता है, उनको पहले जीत लेता है। और जीतने के बाद क्या करता है, वो अपने उनके जो एम्पररशिप में थे, एम्पररशिप में उनका कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए वो अपने द्वारा जीते गए एरिया पर अपने ही फैमिली के लोगों को बैठाता था। ओके, जैसे मान लो कि ये है नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने क्या कि ये इलाका जीत लिया, तो यहाँ पे जो एम्परर होंगे वो जो है वो नेपोलियन जो अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को बैठाता था वहाँ पे। ओके, तो कोई फैमिली मेम्बर ही होगा जो यहाँ का जो है यहाँ के सल्तनत को संभालने का काम करेगा। He saw his role as a modernizer of Europe। वो जो है अपने आप को जो है यूरोप का मॉडर्नाइज़र के रूप में देखता था, यानी वो ये सोचता था कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर देगा, यूरोप को आधुनिकीकरण कर देगा। He introduced many reforms which had long lasting effect on Europe। उन्होंने जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए यूरोप में जो बहुत ही समय तक चलता रहा। He was finally defeated at Waterloo in 1815। और 1815 में क्या होता है, वो हार जाता है, ओके, बैटल ऑफ वाटरलू में। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। अगर आप लोगों को आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लिखे तो आप लोगों को ये सारी बातें लिख देनी है। ओके, तो यही जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।